हाल ही में रशिया और यूक्रेन विवाद में तेजी आने से पूरी दुनिया इस चिंता में है कि दोनों देश एक फुल ब्लोन वॉर करने के कगार पे ना उतरे। लेकिन रशिया हमेशा से अपने पड़ोसी देशों के साथ भूमि विवाद में क्यों घिरा रहता है कि वेस्ट को हमेशा से ही इंटरवीन करने की जरूरत पड़े। आखिर रशिया पूरी दुनिया को कहना क्या चाहता है। बात करते हैं 24 जून 1812 की, जब ग्रैंड आर्मी के नेतृत्व में नेपोलियन की सेना नेमान नदी, जो आज के समय में पोलैंड में स्थित है, उसे पार करके फ्रेंच सोल्जर्स रशिया की तरफ आक्रमण करने को तैयार थे। इसका नतीजा फ्रेंच सोल्जर्स के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि रशियन सेना ये सब देखते ही रशिया के अंदरूनी इलाकों में चली गई। इससे हुआ ये कि नेपोलियन की फौज को रशिया के अंदरूनी इलाकों में जाकर उन पे अटैक करना पड़ेगा। लेकिन वो सब करने से पहले ही फ्रेंच सोल्जर्स के पास एसेंशियल सप्लाईज में कमी आ पड़ी, जिसकी भरपाई आगे जाके नहीं हो सकी। रशिया में खराब सड़कों के कारण जरूरत का सामान फ्रेंच सोल्जर्स से नहीं लाया जा सका, जो आगे जाकर रशिया के भीषण ठंड का भी शिकार बने। सिमिलर केस ऐसा तब हुआ जब हिटलर द्वारा ऑपरेशन बारबरोसा 22 जून 1944 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लॉन्च करा गया रशिया को कब्जाने के लिए, ताकि हिटलर के लेबेनस्टॉर्म यानी लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स के एजेंडा को पूरा कर पाएं। इन सब हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के बाद से ही रशिया ने हमेशा से ये चाहा कि भविष्य में वो किसी भी फॉरेन पावर के अटैक का शिकार ना बने। लेकिन रशिया हमेशा से यूरोपियन पावर्स के हमले का शिकार क्यों बना? जवाब उसकी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। रशिया एक ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन का पार्ट होने की वजह से उस जगह पर नेचुरली कम तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन पावर यूरोपियन प्लेन को एज अ गेटवे की तरह यूज करके रशिया पे अटैक करने में सक्षम है। इसको रोकने के लिए रशिया के पास एक ही आम तरीका ये है कि रशिया अपने बॉर्डर्स पे किलाबंदी करने जैसा तरीका अपनाए। लेकिन रशिया एक बड़े लैंडमास का टुकड़ा होने की वजह से किलाबंदी करना एक महंगा सौदा है, जो कि एक कंट्री को बैंकरप्ट करने तक की नौबत ला सकता है। इसी वजह से रशिया हमेशा खुद को एक्सपैंड करने की रणनीति अपनाता है, ताकि फ्यूचर में अपने ऊपर अटैक करने वाले कॉरिडोर्स को कम कर सके। इसी वजह से कोल्ड वॉर के दौरान स्टालिन के नेतृत्व में रशिया सक्रिय हो उठा, जब यूएसए ने नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को करी। स्टालिन का मानना था कि वेस्टर्न पावर्स नेटो के जरिए अपना प्रभाव सोवियत ब्लॉक्स पे छोड़ेंगी, जैसे उस दौरान जर्मनी में होते हुए दिख रहा था। उस दौरान रशिया ने पॉलिटिकल टॉक्स के थ्रू अपने पड़ोसी देशों में अपनी एक्सेप्टेंस बिल्डअप करी। लेकिन यूएसएसआर के कमजोर पड़ने के बाद से रशिया ने अपना रुख नरम करा, और अमेरिका के कहने पर न सिर्फ रशिया ने जर्मन रीयूनिफिकेशन को हरी झंडी दी, बल्कि सोवियत ब्लॉक्स में छिड़े विद्रोहों को शांत करने के लिए वायलेंट मेजर्स ना लेने का भी आश्वासन दिया। लेकिन 90 के दशक में बिल क्लिंटन के रजीम के दौरान एक बड़े घातक फैसले की वजह से रशिया की इनसिक्योरिटीज दोबारा से उभरने लगी। जर्मन रीयूनिफिकेशन होने के बाद न सिर्फ जर्मनी नेटो का एलाई बना, बल्कि पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी जैसे देश भी नेटो की तरफ झुकने लगे, क्योंकि नेटो उनको उनकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में आज़ादी देगा, जो कि रशियन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से नहीं हो पाती थी। यूएसए ने हमेशा से कोल्ड वॉर के समय से पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट को फॉलो किया है, जो कि इवेंट्स जैसे इराक पे हमला करना हो और उसको वर्ल्ड लेवल पर जस्टिफाई करना हो, उससे लेकर जुड़ा हुआ हो। आज के समय में भी, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में इतने तनाव में भी यूएसए खुद को रशिया के साथ एक नेगोशिएशन टेबल पे रखने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि लेटेस्ट इवेंट्स बताते हैं कि यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने साफ बताया है कि यूक्रेन एक सॉवरेन नेशन है, जो अपने फैसले खुद ले सकता है कि किसी भी अलायंस में वो शामिल हो सके। इसको लेकर रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव ने ये बात साफ रखी है कि रशिया अपने कोर कंसर्न्स को ताक पे ना रखते हुए यूक्रेन पर अटैक करने जैसा कदम भी उठा सकता है। ये बात भी नोट करने वाली है कि 2014 में रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला, जो कि यूक्रेन का एक हिस्सा है, उसको अनेक्स करा, जहां पे उसको अनेक्स करने के बाद एक प्रो रशियन गवर्नमेंट को इंस्टॉल करा गया। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।